शुरुआत ही हो रही है बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाने की से। और फिर मिलना मिलाना और सीखना सिखाना। आज का लेक्चर तो हमारा था प्रोपगेशन के ऊपर। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मस्ती कि सभी झूम गए बारिशों के वक्त में। ओ माय गॉड, क्या मैं बोलूँ, गाने का भी जोश चढ़ गया। हाँ भाई, बारिशें जो ठहरी, कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट तो फ्रेंड्स करेंगे। पर अब आप लेक्चर के हाइलाइट्स देखिए। जनरली जो प्रोपोगेशन करना, कटिंग करना है, लगा देना। और हर लोग बारिश आ गई कटिंग स्टार्ट कर दो, तो एवोकाडो सीड से आप लगाओगे, उसकी लाइफ होती ही नहीं। बोगनविले का बहुत आसान तरीका है देखो ग्राफ्ट करने का, क्योंकि बड़ा आजकल फेमस है। ऐसे होती है, इसको आप लोग इनले बोलते हो, ऊपर से वो लोग इंसर्ट करते हैं। वो मैक्सिमम अडेनियम अदर कंडीशंस एक तरफ से आप काटो। प्रोपोगेशन अपने आप में बहुत वाइड वर्ड है। जनरली ये प्रोपोगेशन करना, कटिंग करना है, लगा देना। और हर लोग बारिश आ गई कटिंग स्टार्ट कर दो, कटिंग लगा दो, प्रोपोगेट कर लो। इसको समझना होगा। बेसिकली हर चीज बारिश में नहीं होती और हर चीज की कटिंग नहीं लगती, और कटिंग लगने का टाइम तरीका डिफरेंट हो सकता है। जनरल कोई थंब रूल नहीं कि बारिश आ गई किसी चीज की अब कटिंग लगाओगे लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग इसको एक तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि प्लांट्स कौन सा कटिंग से लगेगा। कटिंग के या प्रोपोगेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। बेसिकली कटिंग या प्रोपोगेशन प्लांट तीन तरीके से होता है कि प्लांट टू प्लांट यदि बनाना हो। एक तो सीधा हो गया कि आपने बीज डाला, नया प्लांट बन गया, दैट इज आल्सो प्रोपोगेशन। दूसरा, प्लांट के दो पार्ट है, एक ग्राउंड से ऊपर, एक ग्राउंड से नीचे। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपर ग्राउंड बॉडी से होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लोअर ग्राउंड बॉडी से होंगे, मतलब रूट्स के साथ में होंगे। तो दो डिवीजन तो ये हो गए आपके कि अपर और लोअर। अब अपर जो पार्ट है जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, हाँ वो सारा बताऊंगा। पहले मैं बेस बता दूं, फिर बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है अपर बॉडीज के साथ में, उसमें बहुत वेरिएशन है। उसको थोड़ा क्लियरली आप समझ पाएंगे ना, तो आपका जो प्रोपोगेशन है वो कभी फेल नहीं होगा। कई बार होता है ना, हमने कटिंग्स लगाई, चली ही नहीं। हमने कटिंग लगाई थी, कुछ चल गई, कुछ नहीं चली। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि जो चली वो क्यों चली है, जो नहीं चली उसका क्या रंग क्या है। तो और दूसरा कि कब कौन सा प्लांट किस टाइम पे लगेगा, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। अब थंब रूल, पहली चीज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब दूसरा कि टाइमिंग्स। मैक्सिमम प्रोपोगेशन रेन सीजन में हो सकता है, मैक्सिमम, लेकिन ऑल नहीं, सब नहीं हो सकते। मैक्सिमम हो सकता है, ऑल नहीं, पहला रूल। अब कौन सा नहीं होगा उसको मैं बता दूंगा, और जो हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, कहां फेलियर होते हैं, इस पर आप थोड़ा ध्यान रखना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए पहली चीज, हमारे पास कोई भी प्लांट की तीन तरह की हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक होता है जिसको हार्डवुड बोलते हैं, इसमें लकड़ी होती है हार्डवुड, और उसमें कांटे होंगे। किसी भी प्लांट में जिसमें कांटेदार पेड़ है, जैसे आपकी बोगनविलिया एग्जांपल है। दूसरा तरह का होता है जिसमें हार्डवुड होती है लेकिन हल्का सा शेपी होता है, दूध होता है, लाइक फाइकस। तीसरा प्लांट वो होगा जिसमें वुड नहीं होगी, शेप होगा, खाली दूध होगा, लाइक जैसे आपकी चंपा। तो तीन डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। अब तीनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता। तो जो हार्डवुड है, जो कांटेदार पेड़ है, वो बेस्ट टाइम है बारिश में कटिंग लगाने का। तो इस समय जितने भी प्लांट्स हैं जो हार्डवुड है, जिसकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है और जिसमें कांटे होते हैं, उसको आप अभी कटिंग लगा सकते हो। अब क्या होता है कि कांटेदार कोई भी प्लांट, उसके हम लोग कटिंग लगाते हैं। उसका आपको थंब रूल ये लेना है कि कोई भी प्लांट का जो स्टेम होता है, लाइक जैसे एग्जांपल मेरे पास ये स्टेम है, स्टेम में आप देखिए कोई भी प्लांट में नोट्स होती हैं, इनको हम नोट्स बोलते हैं, जहाँ से हमारा स्प्राउट करता है, नए पत्ते आते हैं, नए दैट इज नोट्स। तो कोई भी कटिंग आप लें, उसकी लेंथ 8-9 इंच आप लें, और उसमें कम से कम ये नोट्स होने चाहिए 5, 6, 7, ये नोट्स होना जरूरी है। और इन नोट्स में से 2 या 3 नोट्स ग्राउंड के नीचे जाने चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने कटिंग ली, फॉर एग्जांपल बोगनविलिया, उसकी टहनी है, लेकिन वो टहनी सपाट है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें एक नोट इधर है, एक नोट इधर है, बीच में गैप पर आपने वही कटिंग काट के लगा दी। जितना मर्जी आप साइंस लगा लो, वो कटिंग नहीं ग्रो करेगी, कभी ना हम लोग वो ग्रो करेगी ही नहीं। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि आपने कटिंग ली लेकिन नोट्स को अंदर नहीं डाला, तो रूट नहीं बनेगी। कई बार आपने कटिंग ली, नोट्स को अंदर डाल दिया, लेकिन अपर बॉडी में नोट्स नहीं, तो स्प्राउट नहीं करेगा। रूट ले लेगा तो भी स्प्राउट नहीं करेगा। तो नोट्स होना जरूरी है। मतलब यहाँ जो नोट्स हैं ये अंदर चले गए, ऊपर के नोट्स है, मतलब ये नोट्स रूट्स बनाएंगे और ये नोट्स
स्प्राउट करेंगे। तो मतलब जब तक विंडो ही ओपन नहीं होगी, आपकी हवाई पास नहीं होगी। तो रूट्स के लिए भी और एयर ग्रोथ के लिए भी नोट्स जरूरी है। अब ये नोट्स में क्या होता है कि जो लोअर पार्ट है, अब हम लोग गलती कहाँ करते हैं, कटर है कोई बात नहीं, कटर नहीं, मैं वैसे बता। अब देखिए जैसे आपने ये जिसने भी कटिंग काट के लाए हैं, अब आप देखिए जब हम किसी भी प्लांट की कटिंग काट करते हैं तो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ जाता है, एक प्लांट आपका ऊपर की तरफ जाता है। अब जैसे ये कटिंग काटी, अब ये कटिंग स्ट्रेट में दिख रही है कि ये इस तरह से है, ये नीचे और ये ऊपर है। अब मैंने कटिंग काटी, इसको कटिंग काट के मैं इसको लगा दूंगा ऐसे, तो नहीं लगेगी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसका ग्रेविटेशनल पार्ट किस साइड में है एंड एरियल पार्ट किधर है, ये मस्ट है। अब आपने ये कटिंग ली, अब आप में जब भी आप लगाएंगे, अब मैं इसके थोड़े पत्ते हटा देता हूँ, जब भी आप कटिंग लगाए, पहला जो आपका वो होता है थंब रूल की कोई भी कटिंग पत्ते सहित नहीं होनी चाहिए। जितने आपने पत्ते हैं वो सब आपने हटा देने, ऊपर के भी सारे कंप्लीट। इवन जो एपेक्स है, देखिए इवन जो एपेक्स है इसको भी आपने बी हेड करना होगा। आप एपेक्स बी हेड नहीं करेंगे तो स्प्राउट बहुत डिले होगा या नहीं होगा, ये मस्ट है। अब आप देखिए ये मेरी कटिंग हो गई। अब इस कटिंग में आप यदि गौर करें, नोट कहाँ है, यहाँ पे ये दो नोट्स है। अब जो मैं ग्राउंड की तरफ लेके जाऊंगा उसका जो नोड है वो इससे डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, इसके क्लोजेस्ट मतलब हाफ पेन इंच इस पॉइंट पे ये फर्स्ट नोट क्लोजेस्ट होना चाहिए, और इसके बहुत क्लोज पास में भी नहीं होना चाहिए। आधा इंच का गैप होना चाहिए, आधा से 1 इंच, इससे ज्यादा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ना करीब 2 इंच था या 2.5 इंच था, कई बार हो सकता है बड़ा मिले, तो आपके नोड के बिल्कुल क्लोज पॉइंट पे आपको कट करना है, और कम से कम 2 नोड्स आपको ग्राउंड करने हैं। 3 करें बेहतर है, 2 नोड्स आपको ग्राउंड करने हैं। और जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी में जितने भी नोड्स हों, जो एपेक्स नोड है वो भी क्लोजेस्ट होना चाहिए। अब ये देखिए ये अपर नोड है, इसके साथ मैंने यहाँ पे कर दिया, और अपर नोड में जो एपेक्स ब्रांच होगी उसको आपको बी हेड करना ही होगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अब जब इसको लगाएंगे, अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि हमने एक साथ बहुत सी ब्रांच काटी, अब उस समय तो ध्यान नहीं दिया, अब जब लगाते हुए पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ से लगानी है या नीचे से लगानी है। आपने एक साथ यदि बोगनविलिया लगा रहे, आपने 50 बोगनविलिया कटिंग कर ली, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि लोअर पार्ट कौन सा। आप जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो इससे पता कर लेंगे, लेकिन फॉर ए लेमैन, फॉर ए किचन गार्डनर जो लर्नर्स, उनके लिए जब भी हम कटिंग करते हैं, जैसे प्लांट से हमने कटिंग, इसको कटिंग किया, कटिंग करते ही आपने क्या करना है, कटिंग किया, इसको स्ट्रेट करिए, ऊपर वाले किसी को एक एंगल कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, और इसको अब जब आप उठाएंगे तो पता है कि ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट। जैसे मैंने कटिंग ली ब्रांच की, मैंने 3 फुट की ब्रांच ली, 3 फुट की ब्रांच मैंने कटिंग करी, वो ब्रांच है, उसका अपेक्स लगा हुआ। अब मैंने इसमें जो कटिंग बनानी है तो एक कट स्ट्रेट, एक कट एंगल। अब आदत बना लो कि एंगुलर कट विल बी अपर साइड टू आइडेंटिफाई द कटिंग। जब आपने स्ट्रोक लिया तो आपको पता है ये वाला ऊपर की तरफ था, इस कटिंग को आपने 3 बनानी है, तो ये मैंने स्ट्रेट कट किया, इसको एंगल कट किया, एंगल कट करते ही ये वाला पार्ट वापस से स्ट्रेट करो, वरना ये भी एंगल हो जाएगा। आपके हाथ में ये कटिंग है, मैंने ब्रांच से काटी, स्ट्रेट काटी, अब इसको मैंने यहाँ से काट दिया एंगल, तो ये ब्रांच मेरी बन गई। अब ये ब्रांच फिर एंगल हो गई ना इसकी नीचे की, तो इसको भी स्ट्रेट कर दो इमीडिएटली, फिर इसको एंगल काटो, तो आप एक ब्रांच में से गई, तो आपको ने मार्क कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर अपर वाली बॉडी में ना यूं हल्का सा कट मार देते हैं, इधर से यूं कट मार देते हैं। जैसे आपने कभी इलेक्ट्रिशियन देखोगे ना, तार के आगे 2 कट मारता है, 1 कट मारता है, 3 कट मारता है, वो पता लगाता है कि 1 का मतलब न्यूट्रल है, 2 का मतलब सिंगल फेस है, 3 का मतलब, वो कट मारता है। इधर भी कट मारेगा 2 और दूसरे एंगल पे भी, तो ये तार कौन सा है, तो मार्किंग करें, तो वो मार्किंग आपने करनी है। जब आप ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड पार्ट हमेशा 45 एंगल पे होना चाहिए। अब आपने इसको स्ट्रेट किया था, लेकिन अब आप जब लगाएंगे उस समय इसको 45 पे कट करो, अब फिर आप ग्राउंड में लगाओ। ये छोटी सी चीज है, लेकिन आपका जो फेलियर है ना वो इनके पीछे लग जाता है। सर फिर ऊपर वाला जो है वो हमने काटा, हम स्ट्रेट कर सकते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रेट करो, एंगल करो, उससे कोई मैटर नहीं है। उसको ब्लाइंड करना जरूरी है, उसको ब्लाइंड करना जरूरी है। ब्लाइंड, अब आप समझो, मैं ब्लाइंड जो बोल रहा हूँ कि जब आप कट करते हो, कट करने के बाद उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसको आप कुछ भी ऑयलिंग कर दो, कोई भी आप उसमें आजकल बड़ा है हल्दी लगा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिले, आप अपना अंगूठा लो और उसको अच्छे से
रगड़ दो उसको बेसिकली हमने ब्लाइंड करना है। जब इसको कट करेंगे तो देखिए मैंने कट किया ना, तो ये शेप इसको मैं यदि इसको रगड़ दूंगा तो मैंने इसकी सारे पोर्स बंद कर दिए। इसको ब्लाइंड करना है सो दैट कोई भी ऊपर से मॉइस्चर एयर नहीं जा पाए, कोई इसमें इंसेक्ट नहीं जा पाए। इसको ब्लाइंड करना है, कुछ नहीं मिले इसी का पत्ता लो आप, आपके पास इसी पत्ते को आप इसमें आपके अंगूठे से कपड़ का पत्ता लो, पत्ते को आप अच्छे से रगड़ दो, मतलब इसके आप ब्लाइंड करना है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके नीचे भी बड़ा एक मिथ है कि साहब सेरेडेक्स बहुत लगाना जरूरी है, बिना रूटेक्स पाउडर के चलेगा नहीं। और आजकल कुछ लोगों ने बड़ा पॉपुलर कर दिया कि आप हनी लगाओ, सेनेमिन लगाओ, एलोवेरा लगाओ। मैं कुछ भी नहीं लगाता, मैं भी नहीं कुछ भी नहीं लगाता, 100% कटिंग सक्सेस होती है। हाँ, मैं भी नहीं लगाती। देखिए डॉक्टर साहब बता सकते हैं, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी अपने आप को रीहील करती है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा तो हमारी बॉडी अपने आप हर चीज को रीहील करेगी। डॉक्टर साहब जरूरत पड़ती है किसी चीज की? जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमको उसमें मेडिसिन की हेल्प पड़ती है। यदि मेरा कट हो गया और मेरा ब्लड अच्छा है तो उसको अपने आप रीहील कर देगा। तो प्लांट भी अपने आप को रीहील करते हैं, इसमें कोई भी चीज की जरूरत नहीं। इसमें जो कैलस बनता है वो यहाँ बनाएगा, ये स्टार्ट करेगा। वो जो हम लोग लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि कोई भी फॉरेन अटैक नहीं आए। हमारे जो घाव है पट्टी जो करते हैं इसलिए करते हैं कि ताकि बाहर से कोई इंफेक्शन उस पर आए नहीं, बॉडी तो अपना हील करेगी। अब जो आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है, आप वो ब्रांच सेलेक्ट करिए जिसमें नोड क्लोजेस्ट हो। जो ब्रांच जिसमें नोड बहुत लंबे होते हैं उसको आप अवॉइड कर दो, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत स्लो होगी। क्लोजेस्ट नोड वाला बेटर होगा। लकड़ी कौन सी सेलेक्ट करनी है? कोई भी जो वुड होती है उस वुड की जब कट करेंगे तो उसमें आपको 3 लेयर दिखेंगी। एक आउटर स्किन है, उसके बाद 2 रिंग्स दिखेंगे आपको, एक व्हाइट रिंग होगा, एक लाइटर ग्रीन रिंग होगा। स्किन के बिल्कुल नीचे पूरा एक रिंग होगा व्हाइट। आप जैसे अभी इसको कट करेंगे ना, तब आप यदि इसको गोर करेंगे ना तो इसमें 3 रिंग होंगे। एक रिंग अपनी स्किन है, उसके बाद एक व्हाइट रिंग होगा और उसके बाद लाइट ग्रीन रिंग होगा। जाइलम फ्लोएम एंड दैट इज स्किन, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, तो ये हमारे 3 लेयर्स होते हैं। ये 3 लेयर्स हैं तो ही प्लांट कटिंग पे होगा, उसकी थिकनेस से फर्क नहीं पड़ता। आपकी पतली में यदि लेयर बन गए वो भी प्रोपेगेट हो जाएगी। तो आप जब भी कटिंग लें तो 3 लेयर होना जरूरी है। 3 लेयर नहीं होंगे तो वो रूट नहीं लेगा। और अब देखिए जैसे मैंने इसको कट किया, अब जब हम कट करते हैं, मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जैसे हमने उसे ब्रांच में काटा, मेरे हाथ में है, अब मैंने इसको और बनानी है तो मैंने जैसे यहाँ से कट किया, अब इसको कट करने के लिए मैंने एंगल किया, इसको आइडेंटिफाइड हो गया कि ऊपर है, लेकिन ये भी तो नीचे हो गया ना, तो इसको इमीडिएटली स्ट्रेट कर दो, फिर इसको ऊपर से आप एंगुलर कर दो। ये मेरा क्लियर हो गया। अब इसको वापस से स्ट्रेट कर दो, इसको एंगुलर कर दो। तो आप इकट्ठा भी कर दोगे तो आप जैसे उठाओगे पता चल जाएगा कि ये ऊपर है ये नीचे। तो ये काम आप सही कर रहे हो, लेकिन गलती से इसको मैंने यूं लगा दिया तो नहीं होगा। तो पहली गलती है। दूसरा, आपको वुड परफेक्ट होनी चाहिए। अब अभी मैंने बोला ना, बारिश में जो लकड़ी हार्डवुड है वो सब लग सकती है, जिसमें कांटा है वो सब लग सकता है, लेकिन जो पतझड़ वाले प्लांट्स होते हैं चाहे वो हार्डवुड हो, उसको अभी आप नहीं लगाएं। उनका जो ग्राफ्टिंग टाइम होता है या प्रोपगेशन टाइम होता है वो बेस्ट होता है जब वो पतझड़ पे होते हैं, डोरमेंसी के टाइम पे, जब वो स्प्राउट करते हैं। जैसे दिसंबर में पत्ता गिरा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका सहतूत है, सहतूत की कटिंग आप लगाएंगे चलेगी, अभी भी चल जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी परफेक्ट नहीं होगी। उसकी ग्रोथ, जब आपने कटिंग लगाई उस प्लांट की क्वालिटी ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन जब आपने सहतूत जनवरी में लगाई, जब वो पतझड़ पे है और फरवरी में स्प्राउट कर रहा है, उस समय प्लांट की ग्रोथ बहुत स्पीड से होगी और प्लांट की क्वालिटी परफेक्ट होगी। तो दूसरा हमारा कैटेगरी क्या होगी कि जो प्लांट डिसीडियस है, पतझड़ वाले हैं, उनकी कटिंग कब लगानी होती है? जब वो डोरमेंसी पे होते हैं, स्प्राउट के टाइम नहीं, स्प्राउट से जस्ट पहले, उस समय आप कटिंग लगाइए, आपकी वो कटिंग परफेक्ट चलेगी और अच्छी चलेगी। अब कुछ प्लांट्स हार्डवुड के अलावा जो सॉफ्टवुड प्लांट्स होते हैं जिनके मिल्की होते हैं, जैसे अभी आपने बोला सेजन, ड्रमस्टिक हार्डवुड प्लांट नहीं, सॉफ्टवुड प्लांट। जो सॉफ्टवुड प्लांट होते हैं उनको भी आप लगा सकते हो, लेकिन वो नॉन मिल्की होनी चाहिए। यदि मिल्की प्लांट है तो नहीं लगेगा, जैसे चंपा आप नहीं लगा सकते, बरसात में नहीं लगेगा। मिल्की प्लांट्स हमेशा स्प्रिंग सीजन में लगते हैं, ऑटम में लगते हैं, जनवरी फरवरी में लगेंगे, जो भी मिल्की प्लांट्स हैं। जैसे आप चंपा लगाना चाहो,
हिबिस्कस देखिए सॉफ्ट वुड प्लांट है और उसमें मिल्क है, शेप है, वो अभी लग सकता है अगेन, लेकिन होगा क्या कि वो इन्फेक्टेड होगा, वो जो लगेगा उसमें बीमारियां बहुत होंगी, उस प्लांट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जो उसका सैप है, जो मिल्क है, वो उसकी लाइफ लाइन है। और बारिश में क्या होता है कि जैसे पानी ज्यादा गया वो डाइल्यूट हो गया, जब डाइल्यूट हो गया उसकी क्वालिटी वीक होगी, जब क्वालिटी उसकी वीक होगी वो उसने जो इम्यून सिस्टम क्रिएट करना वो नहीं कर पाएगा। सेकेंडली सैप की वजह से, सैप में न्यूट्रिशंस पूरे हैं, सैप एक सोर्स हो गया न्यूट्रिशंस का, तो जो इंसेक्ट्स हैं बारिश में वो इंसेक्ट्स जाके एक इजी सोर्स पे अटैक करेंगे और उसमें जाके अपने एग्स को वो ले कर देंगे। तो जब प्लांट ग्रो करेगा तो वो जो एग्स है थ्रू सैप पूरी बॉडी में, तो वो प्लांट ग्रो कर जाएंगे लेकिन वो वीक होंगे। लेकिन ऑटम में, सर्दी के टाइम पे आपने यदि नोट किया होगा इस समय इंसेक्ट ज्यादा होते हैं, लेकिन जब तेज सर्दी होती है उस समय मच्छर नहीं दिखते आपको, उस समय मच्छर भी डोरमेंट होते हैं, वो एक्टिव होते नहीं है। तो जब तक वो एक्टिव होते हैं जब तक प्लांट अपना डेवलप कर चुका होता है। जब आपने जनवरी में, मिड में या फरवरी में आपने कटिंग लगाई उस समय इंसेक्ट्स होते ही नहीं है और प्लांट डोरमेंसी पे है, आपने कटिंग लगाई, ग्रो कर गया और जब तक वो ग्रो करके तैयार हुआ इंसेक्ट्स ने अपना काम शुरू किया उससे पहले प्लांट अपना सिस्टम बना चुका है। तो अटैक ऑफ इंसेक्ट्स कम होता है, इसलिए उसको हम लोग जनवरी में लेते हैं और उसकी क्वालिटी बेटर होती है। अच्छा, अब जो इसके अलावा ये अपर बॉडी से पहला काम हो गया आपने कटिंग से लगाई। दूसरा, कुछ प्लांट्स जो नहीं होंगे, अभी जैसे इन्होंने रोज के लिए बोला, प्लांट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। रोज की रूट कटिंग अभी लग सकती है बारिश में, जो देसी गुलाब की कटिंग अभी लगेगी, जो रूटेड प्लांट होगा वो अभी लगेगा, लेकिन उसकी ग्राफ्टिंग हमेशा हम लोग नेक्स्ट ईयर करते हैं उसके प्लांट के, फरवरी में करते हैं। लेकिन जो प्लांट हैं उनकी प्रूनिंग वो अक्टूबर में होगी, अभी नहीं होगी। लेकिन जो देसी गुलाब है, देखिए गुलाब आपके पास हाइब्रिड लगेगी, हाइब्रिड की कटिंग नहीं लगती, हाइब्रिड सर बडिंग होता है, प्रोपोगेशन होता है, वो एक अलग चैप्टर है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। तो पहला है आपने कटिंग से प्रोपोगेट कर लिया। दूसरा जो प्लांट हमारा प्रोपोगेशन होता है अपर बॉडी से, उसमें होता है बडिंग और लेयरिंग। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्लांट आपका लाइक जैसे फ्रूट ट्रीज आपके पास अच्छी क्वालिटी का आपके पास नींबू है, आप उसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो नींबू का आप कटिंग से लगाएंगे, उसकी सक्सेस रेट कम होगी। और यदि उसकी आपने एयर लेयरिंग करी, गुट्टी बांधना जिसको बोलते हैं, प्लांट के ऊपर ही रूट डेवलप करना, तो वो सक्सेस हो जाएगा। और वो गुट्टी कैसे बांधते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स जो फ्रूट ट्रीज हैं अदर देन मैंगो में गुट्टी सक्सेस नहीं होती। मैंगो को हम लोग ग्राफ्ट करते हैं, गुट्टी में वो प्लांट्स जिनमें कांटे होते हैं वो गुट्टी से सक्सेस हो जाएंगे। जैसे नींबू की है, संतरा, मौसमी, करौंदा। गुट्टी क्या होता है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, एयर लेयरिंग। देखिए क्या होता है कि करनी कैसे भी सुनो, देखिए प्लांट आपका ग्राउंड में लगाया, गमले में लगा, अच्छी खासी ब्रांच है, तो उसकी कोई भी आप एपेक्स ब्रांच सेलेक्ट कर लो और उसकी थिकनेस आपकी उंगली के बराबर होनी चाहिए, कम से कम आपकी उंगली के बराबर उसकी थिकनेस है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको ब्रांच में इसमें बताता हूँ क्लियरली, जो इसमें बहुत अच्छे से होगा नहीं। आपने क्या करना है कि देखिए, अब इसमें गौर करिए, जैसे देखिए ये नोट्स बहुत डिफरेंट में है, मैं इसके बीच में लगाऊंगा, जो भी प्लांट होता है उसमें भी ऐसे नोट्स होते हैं। तो आपने जो एयर लेयरिंग करनी है वो क्लीन स्पेस पे नहीं करनी। अब आपने एयर लेयरिंग के लिए उस ब्रांच का ये पार्ट सेलेक्ट करना है, एक नोट्स आप लो, उससे 1 इंच नीचे, आपने 1 इंच नीचे आप रिंग बना दो, आपके कटर से ना ऐसे रिंग बना दिया आपने। स्किन को कट करना है और 1 इंच ऊपर आपने स्किन को कट कर लिया, सिर्फ स्किन आपने कट कर ली। और उसके बाद अच्छे मतलब एक पर ये उसी ब्लेड से चाकू से इसकी स्किन को यहां से स्किन को पील ऑफ करना है। ये देखिए स्किन पील ऑफ हो रही है, मैंने इसकी नीचे की लेयर नहीं काटी है, जो मेरी व्हाइट रिंग है देखिए वो इंटैक्ट है, लेकिन मैंने सिर्फ स्किन पील ऑफ कर दी। ऊपर से भी तो हो ही ना, इतनी पतली भी और तो पतली में भी कर लिया, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ना। ये देखिए स्किन मैंने पील ऑफ कर ली, स्किन पील ऑफ करने के बाद ये आपने हटा देना है, सब स्किन आपने हटा दी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो नीचे का देखिए व्हाइट वाला मेरा रिंग निकल गया, इसको आपने हल्का सा स्क्रैच कर देना है, पूरे इसको रिंग को आपने स्क्रैच कर देना। स्क्रैच करने के बाद इस पार्ट में
आप मोस ग्रास, कोकोपीट या अच्छी मिट्टी गोबर के साथ मॉइस्ट करके, बहुत ज़्यादा गीली नहीं, मॉइस्ट करके इसके ऊपर आपने चिपका देना और उसके बाद इसको वाइट टेप से एयर टाइट बांध देना। न ऊपर से हवा जाए न नीचे से हवा जाए, एयर टाइट बांध देना है उसको। बांध के आप छोड़ दो तो ये प्लांट आपका ऑलरेडी ग्राउंडेड है, इंटेक्ट है। अब क्या होगा, ये जो इंटरनोड है डेवलप करने के बाद जो आपने मिट्टी लगाई है उसकी मिट्टी के आउटर सरफेस से आपको सफेद धागे दिखना शुरू हो जाएंगे, रूट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस आपका हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीना लगे, डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। हो सकता है 15 दिन में तैयार हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपकी थिकनेस कितनी है और आपने कितना हेल्दी प्रैक्टिसेस के साथ उसको लगाया है। तो तीनों में से एक चीज लगानी है ना? कुछ भी लगा दो आप, मिट्टी लगा दो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब क्या होता है कि जैसे आपका है कि कैसे रोकें, अब इसको आपने एक तरफ से आप काटो और इसके सेंटर से आप काट दो। ये कट गया, थोड़ा सा यहाँ से जहाँ पे वो आपका स्टेम आएगा यहाँ आप होल बना लो, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी में आपने इसके ऊपर पहना दिया। अब ये तो पकड़ में आ गया आपके, अब इसमें भर दो आप, इसमें आप भर दो और उसके बाद इसको आप टेप लगा दो। जब आपने टेप लगा दिया, सील हो गया। अब उसके बाद ऊपर से नीचे से सब जगह टेप लगा दो आप। अब इसमें देखिए मीडिया भी ज़्यादा गया। अब आप देखिए इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो आराम से बन गया ना, ये नीचे से निकलेगी नहीं। अब आपको हाथ में कहाँ दिक्कत है, ऊपर से पैक करना पड़ेगा। देखिए आप देखो, सील करना है, आप सुतली लगाइए, सैलो टेप लगा दीजिए, वाइट टेप क्लीन। आप अपने किचन में जो हम लोग फॉयल यूज करते हैं, क्लीन फॉयल, आप उसको रैप कर दीजिए। आप कॉटन का पतला कपड़ा रैप कर दीजिए। मतलब इसको यहाँ पे हम लोगों ने पर्पस क्या है, इस पॉइंट को मीडिया देना है। देखिए 2 चीजें होती हैं, कोई भी बीज अब जैसे भिगोते हो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, फूल जाती है। फूलता है। क्यों फूलता है, जैसे उन्होंने आपने डिप किया उसका एम्ब्रियो एक्टिव हो जाता है, उसको लगता है कि नाउ आई हैव टू ग्रो स्प्राउट, मतलब उसकी ग्रोथ कि मुझे ऊपर बढ़ना है, रूट्स निकालनी है। जब तक ड्राई है, जैसे मीडिया मिला, अब ये नोड है, ये ड्राई है, जैसे मैंने इसको मीडिया दिया, मिट्टी दी और पानी दिया, तो इसमें एक्टिविटी क्या स्टार्ट होगी, इसको लगा कि मेरे को यहाँ से रूट्स लेनी है और मीडिया देना है, कैसे भी दो आप उसको। अच्छा, अब आप जैसे अभी आपने क्रीपर के लिए बोला, ये आप प्लांट पे लगा चुके, लेकिन जब आपकी क्रीपर है, ये आपकी एडेनोकलिमा है, लंबी क्रीपर है, आप इसको बांधने में आपको दिक्कत आ रही है, आप इसकी टहनी लो, नीचे झुकाओ, नीचे झुका के गमले में दबा दो, ऐसे पील ऑफ करो, आप गमले में दबाइए और गमले में दबा के यहाँ पे आप टूथपिक लगा दो। आप इसको हिलना नहीं है, सर सिर की सुई भी लगा देते हैं कुछ आप हेयर पिन लगा दो। मतलब आपने क्या करना है, इस ब्रांच को, बात वही हो गई, इसको हमने हाँ ये गमला है। अब आप देखिए क्या होगा कि मतलब क्या है कि इस पॉइंट को मीडिया देना है, मिट्टी और पानी चाहिए। अब आपने इसको लगाया, रोज ये हिल रहा है तो नहीं होगा। आपने जिस ब्रांच को लगाया, यहाँ पे लगाने के बाद ये वहीं की वहीं जाम हो जाना चाहिए, इसको भी जाम कर दो, गमला भी वहीं हिले नहीं, जब तक वो 15 दिन 20 दिन 1 महीना वो रूट नहीं ले। जब रूटेड हो जाए, आप यहाँ से कट करो, ये आपका नया प्लांट तैयार है। एयर लेयरिंग में भी हो गया, आप उसको गमले में भी लगा सकते हो। अब देखिए ये तो हो गया गुट्टी का। दूसरा होता है हम ग्राफ्टिंग करते हैं। प्लांट्स जो भी आपके फ्रूट ट्रीज है, खासकर सिट्रस वैरायटी की यदि आपने एयर लेयरिंग करी है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और यदि 2nd 3rd जनरेशन की एयर लेयरिंग है तो आपका फ्रूट्स बहुत आएंगे। जैसे आपने प्लांट लगाया, आपने गुट्टी से प्लांट बनाया, उस गुट्टी से प्लांट आपने ग्राउंड कर दिया, वो ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के बाद 2 साल के बाद उस प्लांट पे फिर से आप गुट्टी लगाओ, वो हो गया आपका 3rd जनरेशन। तो 3रे जनरेशन के बाद की जो गुट्टी है उसका प्रोडक्शन बहुत एडवांस होगा, फ्रूट्स बहुत आएंगे। कई बार आपने देखा ना कि छोटा सा गमला है लेकिन फ्रूट्स बहुत हैं, वो बेसिकली गुट्टी वाले प्लांट्स होते हैं। और वो क्या होता है कि आपका प्लांट बहुत अच्छा खासा बना हुआ है, किसी ब्रांच के आगे मल्टीपल ब्रांच ऑलरेडी हैं और मैंने यहाँ गुट्टी लगा दी तो मेरे को ऑलरेडी ब्रांचेस प्लांट मिल गया, रूट तो यहाँ गई। जब उसको मैं लगाऊंगा तो उसकी एज कितनी है प्लांट की, जितनी एक्चुअल एज इस प्लांट की, मदर प्लांट की। जो मदर प्लांट की एज है वो ट्रांसफर कहाँ हो गई, मेरे उस छोटे से प्लांट में। तो इस एज का प्लांट और वो छोटा सा प्लांट बराबर है।
सेकेंडली जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है वो। जब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है तो उसका वही प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इसलिए फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये हो गया एयर लेयरिंग, जिसको हम गुट्टी बोलते हैं। दूसरा होता है इनले या ग्राफ्टिंग। मदर प्लांट पे हम लोग दूसरे किसी प्लांट को इंपोर्ट करके लगाते हैं। जब आपको रूट लगे, वायबल हो गई, जब आपकी रूट्स दिखना शुरू हो जाए अच्छे से, जो आपका मीडिया है उस मीडिया में आपको लगे कि रूट्स अच्छी खासी आ गई हैं, उसके जस्ट नीचे से आप कट करो। और जो आपने पैकिंग लगाई हुई है, चाहे ये कप हो, पेपर कप है तो हटाने की जरूरत नहीं है, ये तो गल जाएगा। लेकिन यदि आपने प्लास्टिक रैप किया है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। आप उसको कट करिए, नीचे से कट करिए, रूट्स ऑलरेडी आपकी हैं, उसको रूट से ऊपर तक आप उसको ग्राउंड कर दीजिए, आपका प्लांट तैयार है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है दूसरे प्लांट, जैसे आपकी आम की गुठली है, आम का पेड़ आया, आप दशहरे लगाना चाह रहे हो या चौसा लगाना चाह रहे हो, तो उस प्लांट का एपेक्स ब्रांच हम लेते हैं, इस पर ग्राफ्ट करते हैं। तो इसका रूट प्लांट होता है। रूट प्लांट में बाकी सारी बॉडी को हम लोग कट कर देते हैं, सिर्फ रूट प्लांट रखते हैं, और उसको बेसिकली हम लोग एंगुलर पे पूरा कट करते हैं। जैसे हम लोग इसको छीलते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा यदि रूट प्लांट है, रूट के प्लांट है, हमने कट किया है, जैसे मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास डेमो के लिए गमले नहीं है। जैसे ये हमने कट कर दिया, ये प्लांट ऑलरेडी ग्राउंड है। अब इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्राउंड के बाद में इसमें 1-2 नोट्स होनी चाहिए। अब क्लीन स्टेम वाले लोग हैं ना, तो उसमें इनले सक्सेस नहीं होगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक नोड को लेते हुए आपने पूरा का पूरा इसको छीलना है। नोट भी छीलनी चाहिए। अब देखिए वही डिफरेंट हो गया ना, अब हमको एक दूसरे को चिपका रहे हैं। यहां से मैंने इसको पूरा का पूरा, अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, पहले जब मैंने रिंग काटी थी तो खाली आउटर लेयर काटी थी, बीच की नहीं। अब इसमें मैंने जो कट किया है, ये तीनों लेयर कट करनी चाहिए, तीनों लेयर एक्सपोज हो जानी चाहिए। अब आप यदि गौर करेंगे तो मेरी व्हाइट भी कट गई और नीचे वाली भी दिख गई, मतलब इसको पूरा का पूरा आधा मैंने काट दिया। और काटा कैसे, स्लांट काटा। अब इसमें देखिए ये जो मेरा नोड था ये भी आधा छिल गया, ये पूरा स्लांट, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये मेरा है रूट प्लांट। अब जो मैं ब्रांच लेके आऊंगा, समझ करो मैंने ये ब्रांच लगानी है, अब इस ब्रांच में भी ये नोट है, ये नोट है। अब मुझे इसको जो कट करना है, अब आप देखिए इसमें भी मुझे ये नोट के साथ में इसको भी सेम वे में मुझे छीलना है। बराबर पूरा छिलना चाहिए। छिल गया। अब उसके बाद ये जो मेरे ग्राउंड में लगा हुआ है और ये ऊपर, अब इसमें मेरे को जो पैकिंग करनी है, ये नोट है, दोनों नोट के साथ नोट के साथ नोट मिला के आप इसको करिए और पूरी तरह से बांध दीजिए। डिटेल बताता हूँ ये कहाँ कहाँ काम आता है। अब ये आपने करना है। अब आप बिना नोट के करेंगे तो भी प्लांट चलेगा, सक्सेस होगा, लेकिन उसकी सक्सेस परसेंटेज हो सकता है 20%, 30% हो। दूसरा, इसमें जो क्वालिटी आएगी वो श्योरिटी नहीं है। टेक्निकली डॉक्टर साहब आप बता सकते हो, बिकॉज ये जेनेटिक कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे, तो ये दोनों मैच होना जरूरी है। ये मैच होंगे तो दोनों के जीन्स आपस में क्रॉस करेंगे। तो ये आपने किया तो मतलब आप श्योरिटी के साथ इस वैरायटी को ले सकते हो, क्योंकि उसका बेस है मेरा ये और उसकी प्रोडक्शन बॉडी है इसकी। आपने मिलाया और उसको एयर टाइट बांधना, गैप रह गया तो ये होगा नहीं, और ये परफेक्टली मिलना चाहिए। आपने इसको टेढ़ा मिला दिया कि जैसे आपने बीच में मिला दिया, आधा इधर आधा इधर, तो भी नहीं मिलेगा। मतलब हर लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, स्किन टू स्किन, जाइलम टू जाइलम, फ्लोएम टू फ्लोएम, मतलब व्हाइट के साथ व्हाइट, येलो के साथ येलो। जब कनेक्ट हो गए और आपने उसके बाद इसको परफेक्टली रैपअप करना है। यदि ये ढीला रह गया तो कनेक्ट नहीं होगा। रैपअप करना है और रैपअप इस तरह से करना है कि कोई भी एयर पास नहीं हो, और इन मीडियम लगाने की जरूरत है, कभी कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, भी इसी तरह से तैयार होती है। अब एक जो प्लांट की जो प्रोपगेशन होती है, इसको आप लोग इनले बोलते हैं, ऊपर से वो लोग इंसर्ट करते हैं, वो मैक्सिमम अडेनियम्स में होती है, अडेनियम्स में होती है। मोटी ब्रांच में, पतली ब्रांच को हम लोग इनले करते हैं। ब्रांच में अडेनियम में जब हम लोग लगाते हैं, ग्राफ्टेड करते हैं, तो इस ब्रांच को पहले बहुत शार्प नाइफ होना चाहिए। शार्प नाइफ से बिल्कुल इसको हम लोग कट कर देंगे। अब ये जो ब्रांच है, अब ये कितनी भी मोटी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपकी जो दूसरी ब्रांच है, चाहे छोटी हो चाहे बराबर हो,
अब देखिए ये सैपी प्लांट है, इसमें वुड नहीं है, एडेनियम में वुड नहीं होती, टोटल सैप है। अब इसमें क्या है कि इनकेस मुझे किसी दूसरे ब्रांच की करनी हो, मैं इसी का एक वो ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए ताकि क्लियर हो जाए। अब जैसे मेरे पास दूसरा एडेनियम ये है मल्टी ग्राफ्टिंग, ये छोटा सा है। अब इसमें क्या करना है, ये तो मेरे ग्राउंड में लगा हुआ है। सबसे पहले तो इसको मैं बिल्कुल शार्प कट करूंगा, इसमें कोई भी वेव्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन कट। तो शार्प नाइफ चाहिए और उसको एक बार कटने से 2-3 बार आप कट करो सो दैट वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। इसमें टोटल सैप है। अब आप देखिए ये मेरा दूसरा एडेनियम का प्लांट है। अब इसको मैंने सिर्फ 1 सेंटीमीटर इतना सा, अब ये छोटा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। अब ये छोटा, अब इसको आपने क्या करना है कि अगेन ये ध्यान रखना कि ब्रांच का अपर साइड पहुंचा, इसमें लेके और आपको इसके ऊपर रख देना है। आपने रखा, रखने के बाद क्लीन फॉइल से इसको सील करना है, ऊपर से टोपी की तरह पहनाना है। पॉलिथीन भी चढ़ा सकते हैं। पॉलीथीन बेसिकली, पॉलीथीन की बजाय जो क्लीन फॉइल होती है ना वो बेटर काम करती है। तो उसके ऊपर चढ़ा के बांध देना है, इसमें हवा पानी नहीं जाना चाहिए। आजकल मिलती भी है, मिलती है, सब जगह मिलती है। आजकल मिलने तो आपने क्या करना है कि उसको उठा के इसके ऊपर रखा, जैसे इसके ऊपर रखा आपने, रखने के बाद आपने उसको पैक कर देना। पैक किया और उसको छोड़ दो। आप उस समय ध्यान ये रखना कि मदर प्लांट में पानी नहीं देना आपको। आप मदर प्लांट में पानी दोगे, ये पानी लेगा, इसका सैप डाइल्यूट हो गया। जब सैप डाइल्यूट हो गया तो कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये पानी नहीं लगना चाहिए हफ्ते 10 दिन तक। तो क्या होगा कि ये जो सैप है और इसका जो सैप है ये दोनों आपस में मिलना चाहिए, बॉन्ड हो जाएंगे। जब ये बॉन्ड हो गया तो अब आपको लगेगा फिल्म के अंदर ही, यहां से जो है आपको वो पता चल जाएगा कि दोनों कनेक्ट हो गए और इसके पास में यहां से आपको स्प्राउट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय आप इसकी फिल्म को हटा दो और छोड़ दो। वो अब यहां से ग्रो करेगा, ग्रो करके आपका नया प्लांट धीरे धीरे करके ये हील कर जाएगा। ये मल्टीपल भी कर सकते हैं जैसे आपने अच्छा देखिए ये आपका एक हो गया। अब आपको यदि अलग अलग करना है तो हर ब्रांच पे आप अलग अलग कर दो। आपके एरिया में 4 ब्रांच है तो चारों में 4 अलग अलग वैरायटी कर दो। कलर भी अलग अलग कर सकते बिल्कुल आप जितना मर्जी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता एडेनियम में। अब अच्छा, अब दूसरा क्या होता है कि एडेनियम में आपको एक ही ब्रांच में 3 कलर लेने हो, एक ही ब्रांच पे 3 कलर लेने हो आपने, तो आपका बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए ये थोड़ा सा स्किल है पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे एडेनियम है, अब इसमें मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप गौर करिए, मैंने कट करा, ये मैंने इसमें से एक हल्का सा फांक निकाल दी, जगह बना दी। हम लोग कट करके उसमें इनले करते हैं और सेम ब्रांच को हम लोग ग्राफ्ट कर देते हैं। और बोगनविलिया का बहुत आसान तरीका है देखो ग्राफ्ट करने का, क्योंकि बड़ा आजकल फेमस है ये। तो बोगनविलिया के बेबी प्लांट्स लो, थैली वाले प्लांट्स जो न्यू प्लांट्स होते हैं, आपने एक वाइट ले लिया, एक रेड ले लिया, एक येलो ले लिया, तीनों थैलियों को एक ही गमले में लगा दो। तीनों थैलियों को एक ही गमले में लगा दो 3 कॉर्नर्स पे। जैसे मेरा ये गमला है, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, 3 अलग अलग कलर है। अब तीनों की ब्रांच यदि आप देखो तो तीनों की ब्रांच क्यों होगी। अब आप उस ब्रांच में से एक्स्ट्रा सारी ब्रांच हटा दो, एक सिंगल ब्रांच रखो तीनों की, और वो ब्रांच रखो जो एपेक्स वाले ब्रांच है। बोगनविलिया यदि आप कटिंग लेते हो तो देखते हो ना आप, उसमें एक ब्रांच है जो सीधी ऊपर जा रही थी, बाकी इधर उधर से ब्रांच, आपने एपेक्स वाली ब्रांच रखनी। तो 3 अलग अलग कलर की ब्रांच हो गई। अब तीनों ब्रांच को, क्योंकि रूट ऑलरेडी है, प्लांट है, आपने लगाया, 1 महीना वेट करो, प्लांट सर्वाइव हो गया, ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई। अब आपने ग्राफ्ट करना है। तो जो बोगनविलिया को ग्राफ्ट करना चाहते हैं, बहुत इजी वे है। आपने मई जून में ले लो या जनवरी जुलाई में आपने लिया, लगा दिया। अब अगस्त के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ कर चुका है वो, सारी ब्रांच आप हटा दो, एपेक्स ब्रांच लो, एपेक्स ब्रांच के नीचे का हिस्सा। अब आप देखो 3 प्लांट यदि बराबर में हैं तो मैं उनको यदि यूं टच करना चाहूँ मिल जाएंगे ना, बोगनविलिया तो इजीली मिल जाएगी। तो आपने कहना तीनों ब्रांच को पास में लाना। पास में लाने के बाद जो हिस्सा आपको लगे कि कनेक्ट हो सकता है, उन तीनों को आधा आधा छील दो और तीनों को छील के आपस में कनेक्ट करके उसको रैप कर दो, रैप करके छोड़ दो। ठीक है, अब जहां से आपने रैप किया उसके नीचे की कोई भी ब्रांच ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, वो तोड़ते जाना है। हाँ, और जब आपने रैप किया उसके बाद आपने रैप करते ही हर ब्रांच का एपेक्स कट। अब वो देखो कुछ टाइम के बाद वो तीनों ब्रांच आपस में मिल जाएगी, कनेक्ट हो जाएंगी। अब वो ग्रो करेंगी। जो ये ब्रांच ग्रो करेगी, ये ब्रांच जो रेड वाली है वो रेड फूल देगी,
व्हाइट वाली व्हाइट फूल देगी, येलो वाली येलो फूल देगी, लेकिन नीचे से वो प्लांट एक है, एक बन गया ना यहाँ से, इस पॉइंट पे, बन गया, हाँ। इस पॉइंट पे एक बन गया। अब अगले साल आपने क्या करना है, उस गमले को निकालना है और उसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूट वाला प्लांट है, आपके 3 अलग प्लांट्स हैं, बाकी 2 प्लांट्स का आपने यहाँ से नीचे से कट कर देना है एक प्लांट की रूट, तो वो एक प्लांट की रूट पे तीनों प्लांट चले गए। टाइम लगता है, एक ही रूट के ऊपर सुनो, Patience, देखिए skill, अब आप समझो इस चीज को knowledge. कि आपने उनको ऊपर सर्जिकली बॉन्ड कर दिया और तीनों से फीड ले रहे हैं, ऊपर कनेक्ट हो गए, लेकिन तीनों की ब्रांच की प्रॉपर्टीज अलग हैं, फीड उनको कॉमन मिल रहा है लेकिन उनका प्रोडक्शन कहाँ है, उनका अलग। अच्छा, अब उसके बाद जो कमाल है, जो बेसिकली आजकल बहुत लोग कर रहे हैं और लाखों में बिक रहा है, अब इस प्लांट में जो मदर प्लांट एक बन गया, सेंटर से मेरे 3 स्पाइक बने, अब इन 3 स्पाइक पे मैं इंटर क्रॉस कर देता हूँ। जो रेड है उसके ऊपर मैंने ब्रांच छोड़ी, एक रेड छोड़ दी, व्हाइट को मैंने इसको व्हाइट कर दिया, जो आजकल आप देख रहे हो ना मल्टीपल वो इसी तरीके से होती है। अच्छा, फिर वो एक लंबी स्टिक भी बन जाती है वो। देखिए अब आपने एक स्टिक पे 3 लिए, 3 आपने ले लिए, अब ये इधर ग्रो कर रहा है, इधर ग्रो कर रहा है, अब इसको आपने इन दोनों से क्रॉस कर दो या किसी और ब्रांच से क्रॉस कर दो, तो इस ब्रांच में इसका तो कैरेक्टर है, वो तो ये देगा, और जो इधर से आपने कैरेक्टर लगाया वो देगा। तो आपके पास कलर कितने हो गए? 3 की जगह 6, 8, 9 जितने आप कर 10, सकते 12 बहुत हो। तो बहुत सारे जितने कलर मिल रहे हैं वो इसी तरह मिल रहे हैं, और ये इसीलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है और स्किल्स चाहिए बनाने के लिए। सर हिबिस्कस का भी कर सकते हैं। हाँ, हिबिस्कस को भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। हो गया, अब आप एक जगह 3 लगाओ, अब इसके ऊपर भी आपने क्लियर फिल्म पैक करनी है। अब आप देखिए एक ही ब्रांच पे आपने देखता हो नाइडिनियम्स में एक पे ही मोटा ब्रांच, उसमें 3 अलग अलग कलर है। ये हम लोग मल्टीपल ग्राफ्टिंग बोगनविलिया में भी कर रहे हैं। तो टोटल पैक करना है, कहीं से भी एयर लीक हो गया, पानी चला गया, वो फेल हो जाएगा। और ये सारे ये जनवरी में मैंने वो स्पेशली बोला कि जो सेपी प्लांट है वो जनवरी में होगा। सर बोगनविलिया हार्डवुड है, वो अभी आप कर सकते हो। बिल्कुल सर, बोगनविलिया की प्रोपोगेशन भी कर सकते हो, क्राफ्टिंग भी कर सकते हो, उसका इनले भी कर सकते हो। इसमें नोड है ही नहीं, इसमें नोड नहीं देखना, इसमें सेप टू सेप मिलाना, तीनों लेयर होने चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तीसरा, वेदर कंडीशंस। यदि आप कटिंग लगा रहे हो कहीं भी इस मौसम में, जैसे आपने बोगनविलिया की कटिंग लगाई, आप ग्राउंड में लगा रहे हो, गमले में लगा रहे हो, यदि आपने कटिंग लगाई है और एक्सेस रेन्स हो रही हैं, पानी भर रहा है, तो कटिंग सक्सेस नहीं होगी। तो आपको मॉडरेट मॉइस्चर रखना होगा जहां भी आप कटिंग लगा रहे हो। जब ग्राउंड में लगा रहे हो तो यदि बारिशें ज्यादा हैं, आपके पास ज्यादा, तो आप रेज बेड में लगाओ ताकि उसकी जड़ों में पानी नहीं भरे। दूसरा, आपका मीडिया जितना सॉफ्ट और ग्रेनुअल होगा, आपने मिट्टी में कटिंग लगाई सक्सेस नहीं होगी। ग्रेनुअल दानेदार चाहिए, इसीलिए हम लोग बजरी रेता यूज करते हैं। जितना ग्रेनुअल होगा उतना आपका रूट्स डेवलप होंगी। मिट्टी होगी तो नहीं होगी, चिकनी मिट्टी होगी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। स्ट्रेट वे जब कोई भी फाइबर निकलता है, धागा निकलेगा, उसको सॉफ्ट मिलेगा तो ही आगे बढ़ेगा, और उसको आपने इमीडिएट पत्थर दे दिया तो जा कैसे पाएगा। तो सॉफ्ट मीडिया जरूरी है। और जब भी आप कटिंग लगाना चाहो, जैसे जिसका मूड है, तो हमेशा देखिए गार्डनिंग कभी भी स्पॉन्टेनियस हैबिट नहीं होती, गार्डनिंग प्लानिंग के साथ होती है। आपको लगा कि मुझे मेरे पौधे तैयार करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये पौधा मेरे को जुलाई में करना है, ये मुझे जनवरी में करना है। तो जुलाई में जब पौधा तैयार करना है तो आपको मई में जागना पड़ेगा। मई में ही आप तैयारी करो कि मुझे इस पौधे की कटिंग लगानी है, तो मई में ही आप मीडिया तैयार कर लो, स्टरलाइज मिट्टी मीडिया तैयार करके फिर जुलाई में उस मीडिया में आप कटिंग लगाओ। सेलेक्ट कर लो प्लांट्स को कि जिस प्लांट की कटिंग लगानी है उसकी डिजीज प्लांट हटा दो, हेल्दी स्टॉक आप लो। अब जिनका डिसीडियस प्लांट है, जैसे अभी आपका अंगूर है, आपको करना है तो फिर जनवरी के लिए तैयारी कर अक्टूबर में शुरू कर दो, इस प्लांट को मुझे करना है, तो उसमें क्या करना है क्या नहीं। आप जनवरी में एकदम से देखोगे तो ऑल ऑफ सडन आप कहो कि हमको मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए हाँ, मैंने अभी इसीलिए तो बोला कि आपको 2 महीना पहले आप देख लो कि मेरे को इस प्लांट से कटिंग लेनी है, तो जैसे वो पतझड़ पे आए, ये पतझड़ पे उसमें आपको एक्टिवेट करना है। अब आप उस समय ढूंढना चाहोगे पतझड़ पे वो प्लांट है जिसको आप एडोप्ट करना चाहते हो, आप उसको कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्लांट है। तो आपको एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आप अभी मैंने बोला सीड से आपको प्रोपगेशन करना है, सीड्स आपको लगाने हैं सर्दियों के। अब आपको यदि अक्टूबर में गोभी खानी है तो बीज तो भी डालना पड़ेगा,
अब अक्टूबर में बाकी जगह गोभी देख रहे हो आप, कहोगे हमको भी गोभी मिले, अभी बीज डाल दें गोभी आ जाए, तो नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए आपको हमेशा एडवांस चलना पड़ेगा। अब इससे पहले जो मैंने बोला ना, अब इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज है हार्डवुड प्लांट नहीं है, दूसरा है सैपी है, मतलब बारिश में नहीं होगा। ये कब होगा? जनवरी में। और जनवरी में आप देखते हो प्लांट डोरमेंट होता है, पत्ते गिर जाते हैं इसके, पत्ते गिर जाते हैं इसके। अब उस समय यदि आपने ये कटिंग लेके और आपने लगाई, ये भी चल जाएगी। और इसका क्या बेनिफिट है, अब ये कटिंग आप खराब मत करना, चल भी जाएगी, लेकिन करना क्या होगा, इसको गमले में लगा के आपको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जब बारिश नहीं पड़े, पानी नहीं पड़े और गर्म रहे, तो ये चल जाएगा। अब इसमें भी आप यदि गौर करें तो देखिए नोट्स है। अब आप इस नोट को इतना दबा दोगे तो ये नोट्स अपने स्प्राउट कर जाएगा, और इसको आपने बारिश में लगा दिया तो 2 दिन में गल जाएगा। इसलिए इन जनरल हम यही बताते हैं, मैं कहना एक्सपर्ट सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी मौसम में कभी भी करवा लो, लेकिन फॉर ए लेमैन तो आपको ये सैपी आपको कर। अब जिनके पास पाम्स हैं, एरिका पाम्स हैं, एरेबिस पाम्स हैं, अब इनमें क्या होता है कि जैसे अभी हमने बताया कि वुड में आप कटिंग से लगा सकते हो। अब इस प्लांट को कोई बात नहीं है, अब इस प्लांट के यदि आप कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो तो ये हार्डवुड प्लांट नहीं है, नए कांटेदार है, नए मिल्की प्लांट है, ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। इट मींस ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होगा ही नहीं, ये काहे से होगा? रूट डिवीजन से होगा। तो जिन प्लांट्स में वुड नहीं होती, कांटा नहीं होता है, फ्लावर्स नहीं होते, ऐसे प्लांट्स खासकर पाम, ये रूट डिवीजन से होंगे। तो इसका जो भी प्लांट है उसके गमले के नीचे जो जड़ है, जड़ों को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, और स्प्लिट करके आप दूसरा प्लांट बना दो। जो आधा आपने खोला वो 2 प्लांट बन जाएंगे। लेकिन सारे पाम ऐसे नहीं होंगे। आप मुझे अपने पाम के लिए बोला था, जो पाम सीड प्रोडक्ट करता है वो सीड से भी हो जाएगा, लेकिन ये कटिंग से नहीं होंगे पाम। पाम को आप चाहो कि स्टेम कटिंग कर लें या इनले कर लें, क्राफ्ट कर लें, पाम नहीं होगा। या तो पाम सीड से होगा या रूट डिवीजन से होगा। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं। जड़ों को फाड़ना है। पाम के अलावा अब देखिए, अब एक बहुत कॉमन कैटेगरी है जो मैक्सिमम आप प्रोपेक्ट है, जिसको हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं और क्लाइंबर्स बोलते हैं। अब इसमें आपको फर्क करना है। दोनों अक्सर आप लोग एक ही समझते हो, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। कॉमनली बोलते हैं कि क्लाइंबर है हमारे, क्रीपर है, जबकि दोनों बिल्कुल अलग है। नाम से फर्क पड़ रहा है। क्लाइंबर्स मींस जो क्लाइंब कर रही है, क्रीपर जो क्रीप कर रही है। अब क्लाइंबर में आप नोट करोगे तो कुछ एक वैरायटी को छोड़ के किसी भी क्लाइंबर में इंटरनोड पे रूट्स नहीं आती, लेकिन क्रीपर में जैसे आपकी बोगनविलिया है, ये सॉरी ये आपकी, हाँ जैसे आपकी मनी प्लांट है। मनी प्लांट जब क्रीप करता है, मनी प्लांट क्लाइंबर नहीं होता, क्रीपर है। तो जैसे बढ़ेगा हर पत्ते के नीचे जड़ आएगी, हर नोट पे जड़ आएगी। तो जो हर नोट पे जड़ फेंकता है वो क्रीपर में आता है। और क्लाइंबर में शकर्स निकलती हैं, क्लाइंबर में ना ये रनर्स निकलते हैं, लेकिन रनर्स की इसके नोट्स को कहीं मीडिया मिल गया तो जड़ ले लेगा। ये हवा में रहेगा जड़ नहीं लेगा, लेकिन मीडिया मिल गया तो जड़ ले लेगा। लेकिन पोथोज चाहे वो हवा में रहे वो नोट्स पे जड़ लेंगे। तो ये फर्क है। तो अब आपने इसको जो प्रोपोगेट करना बहुत आसान तरीका, इनको प्रोपोगेट करने का बेस्ट टाइम बारिश का है। बेस्ट टाइम, चाहे वो कोई भी क्रीपर हो, कोई भी क्लाइंबर हो, उसका बेस्ट टाइम बारिश का। जितनी ह्यूमिडिटी होगी उतना ये बेटर चलेगा। सिंपल सा हम लोगों की जो है ना देसी भाषा में, जो हम लोग नर्सिंग वालों को ट्रेनिंग करते हैं, जो मालियों को, कि पसीना आ रहा है मतलब पौधे लगा दो। कितनी अच्छी बारिश हो रही है लेकिन शरीर से पसीना नहीं सूख रहा, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत है। इट मीन्स प्लांट्स का प्रोपोगेशन का बेस्ट टाइम है। तो इस समय ये जो टाइम होता है, श्रावण के बाद जो भादो आता है ना, उस समय ह्यूमिडिटी बहुत होती है, पसीना बहुत आता है। पंखा लगने के बाद भी पसीना नहीं सूखता क्योंकि एयर में नमी बहुत होती है। तो उस समय बेस्ट है। अब आपने क्या करना है, जो भी हमारे पोथोज हैं, जो क्रीपर्स हैं, जो इंटरनोड पे रूट्स फेंकते हैं, उनको तो आप कट करो, ग्राउंड में लगा दो, चल जाएंगे उनके। तो पत्तों को भी आप यदि कट करेंगे ना, जैसे आपका ये पत्ता है, आप इस पत्ते को भी यूं लगा दोगे, ये भी चल जाएगा। और इसका जो है, आप नॉर्मली सादा पत्ता लगाओगे तो वो चलने में हो सकता है 15 से 20 दिन का टाइम लगाए, या 1 महीना लगाए, या हो सकता है नहीं चले, गल जाए। और यदि आप छोटी सी ट्रिक अपनाओगे तो ये पत्ता 100% चलेगा। अभी आप करके देख लेना। पहली चीज क्या है कि जो भी पत्ता, जैसा मनी प्लांट बनाना चाह रहे हो तो मनी प्लांट के पत्तों का भी इकट्ठा करो, 15-20 को एक साथ करो, यहाँ पे कोई भी बांध दो और उनको किसी पानी में डिप कर दो, यहाँ से रूट लेना शुरू कर देगा।
फिर आप एक एक पत्ते को अलग करो। जैसे पान है तो पान विल डू इट। हाँ, पान विल डू इट। हाँ, इसमें है पान। हाँ, ये ना पान ही उठाया मैंने, पान उठाया हमने। हाँ, ये पान है। ये पान है। जैसे आपने क्या किया ना, जैसे आप इन पत्तों को यूँ ना यूँ बराबर कर लो ऐसे। पान भी ऐसे कर। हाँ हाँ, पान इज लाइक मनी ये पोथोज में तो है, Just like पोथोज। पान पोथोज में ही है। देखिए आप ऐसे करो, इनको इकट्ठा कर लो ऐसे, इकट्ठा करके आप इसमें हल्का सा धागा बांध दो और इनको किसी भी छोटे से कप में, इसी तरह के कप में आप डुबो के रख दो। अच्छा, अब इसमें जो डिप करना है ना, ये ध्यान रखना कि इसका 1/3 से ज्यादा डिप नहीं होना चाहिए। आपने पूरा डिप कर दिया नहीं चलेगा, सिर्फ इसका बॉटम पार्ट 2/3 ऊपर होना चाहिए। अब वो आपका कहना है कि साहब ये हम लगाएंगे तो पूरा डूबेगा, कैसे रहेगा? कप में डुबाएं किसी में तो ये पूरा डूब जाएगा। मतलब हमारे कहते हैं ना, जुगाड़ बड़ी बढ़िया चीज है। अब आपने क्या करना, यहाँ लो, इसमें आप अपना हेयर पिन रख दो, आप इसमें रबड़ बांध दो, उसके ऊपर फंसा दो उसको, एक वायर लो, आप वायर का रिंग बना दो, उस वायर के रिंग के अंदर फंसा दो। मतलब उसका लोअर पार्ट सिर्फ पानी में रहना चाहिए। सर ये पान का पत्ता जो बाजार में मिल रहा है, पान वाले बिल्कुल बिल्कुल आप लगा सकते हो। पत्ता फ्रेश है तो लग जाएगा, यदि 10 दिन पुराना हो गया तो ये ऑलरेडी यहाँ पे कैलेस बन जाता, फिर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो इसलिए पान के पत्तों में यदि ताजा है, और नॉर्मली पान की दुकान से जो पत्ता आता है वो ऑलरेडी 10-15 दिन पुराना होता है। तो इसलिए किसी की वाइन से आप तोड़ो। पहली चीज आपने डिप किया। दूसरा, इसको जल्दी स्प्राउट करने के लिए कि पत्ते में जड़ जल्दी आए, शायद आज से पहले किसी ने बताया नहीं होगा आपको, या आपने कभी नोट नहीं किया होगा। यदि आप एज इट इज लगाओगे, इसका पत्ते में रूट लेने में 20 दिन लग सकते हैं, 25 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है। और यदि आपने इसको ऊपर से सिर्फ कट मारना है, बस इतना सा आप कर दो, ये 100% रूट लेगा। कारण एयर लेगा वहां से। नहीं, कारण मैं बता रहा हूं। देखिए ये पत्ता कंप्लीट है, मतलब ये अपने आप में लाइफ है पूरी इसकी। जैसे मैंने इसको कट किया है, डोरमेंसी पे चला गया, इसका अपर बॉडी डीएक्टिव होगी। जब अपर बॉडी डीएक्टिव होगी तो इसमें जितना सैप है वो खत्म नहीं होगा, और नीचे से पानी है। बॉडी तो लाइफ है इसकी, लेकिन सीधी सी बात है, एनेस्थेसिया दे दिया हमने इसको, तो बॉडी एक्टिव है लेकिन ये लाइफ। और यहां से रूट लेगा, जैसे रूट लेगा फिर क्या करेगा, ये वाला पत्ता सूख जाएगा, और यहां से आपको वो 100% सक्सेस होगा। यही चीज आप मनी प्लांट में कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, मनी प्लांट में क्या होता है कि जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है, इसलिए वो फटाफट ग्रो कर जाता है। बट पान क्योंकि डेलिकेट था, जल्दी से नहीं होता। जो भी पोथोज डेलिकेट होती हैं उसका सिर्फ आपने कट कर देना है, आपका प्लांट चल जाएगा। पोथोज में जैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस मौसम में लंबी लंबी वाइन्स निकलती हैं, उसको खींच के आप निकालो, हर नोट के ऊपर जड़ होती है। अब एक एक नोट को काट काट करके आप गमले में लगा, तो ऑलरेडी रूटेड होता है वो हवा में लटका हुआ तो भी रूटेड है, और रूटेड नहीं है तो भी आप नोट को दबा दो, वो रूट ले लेगा। सिंपल सा तरीका पोथोज का। लेकिन जो क्रीपर्स हैं, क्रीपर्स में अब आपको ध्यान रखना है कि क्रीपर्स में फ्लावरिंग टाइम जो होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। तो जब भी आप उसकी कटिंग लगाओ, या तो बारिश में लगाओ, बारिश में आप लगाओगे सक्सेस होगी, या आफ्टर फ्लावरिंग। आफ्टर फ्लावरिंग चाहे कोई भी मौसम हो, आप यदि क्रीपर को लगाते हो, एयर रेनिंग करते हो, ग्राफ्टिंग करते हो, या उसको कटिंग लगाते हो, चल जाएगा। अब समझने वाली बात है। अब देखिए, अब जैसे आपका क्लोरोडेंड्रॉन आपके लगी हुई, आपके मोस्ट कॉमन क्रीपर कौन सी आपके पास जो फ्लावरिंग है, मैं उसी का एग्जांपल देता हूं। जैकोबेंचिया क्लोरोडेंड्रॉन। जैकोबेंचिया फ्लावरिंग पे कब आती है? अभी आएगा आफ्टर मॉनसून। देखिए, अक्टूबर में जैकोबेंचिया फ्लावरिंग पे आएगी। मैंने अभी क्या बोला, फ्लावरिंग के बाद। और जैकोबेंचिया पे ऑफ कब होगी? दिसंबर में। दिसंबर तक जैकोबेंचिया खत्म हो जाएगी। फिर मौसम कौन सा आ रहा है? जनवरी का। आप जनवरी में उसकी कटिंग लगा, जनवरी में उसको आप डेयरिंग कर दो, चल जाएगा। मौसम में बड़े आराम से लग जाता है, बहुत आराम से लग जाएगा। इस मौसम में लगाओ, लग जाएगा। देखिए, मैंने भी क्या बोला, इस मौसम में तो सब कुछ लग जाएगा। केमिकल भी है ना। हाँ, अच्छा, अदरवाइज आप फ्लावरिंग के बाद लगाओ। तो अपराजिता। क्लाइंबर्स को लगाने के लिए कौन सा टाइम हो गया? 2 बार हो गया। आफ्टर फ्लावर। या तो आप रेन सीजन में लगाओ, या आफ्टर after फ्लावरिंग आप flowering। लगाओ। और आफ्टर फ्लावरिंग लगाने का बेटर टाइम होता है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि आपको अच्छा रिजल्ट देना है, अभी आप लगाओगे उसकी क्वालिटी उतनी परफेक्ट नहीं होगी। फ्लावरिंग के बाद, अब मैं टेक्निकली समझाता हूं उसको, ऐसा क्यों होता है। इस समय क्या है, प्लांट में मॉइस्चर बहुत होती है, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है, रूट ले लेगा, प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन उसका जेनेटिकली जो एडवांस स्टेज है वो उसको नॉर्मल वे में मिलेगी, 1 साल में, 2 साल में, या 3 साल में। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज के बाद
जब कोई भी प्लांट फ्लावरिंग पे होता है उस समय बेस्ट एनर्जी पे होता है। कोई भी प्लांट जब फ्लावरिंग पे होता है वो बेस्ट एनर्जी पे है, और बेस्ट एनर्जी की इमीडिएट बाद प्लांट डोरमेंसी पे जाता है, अपने आप को हील करता है। उस समय आपने कटिंग लगाई, मीन्स आपने कटिंग कब लगाई? जब वो अपनी रेस्टिंग टाइम पे है। जब रेस्टिंग टाइम पे है, जैसे ही वो अवेक होगा वो कंप्लीट एनर्जीज को जो उसने स्टोर की में वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्पीड कहाँ तेज हुई प्लांट की? डोरमेंट तो फ्लावर्स बेटर किस में आएंगे? जब अपने डोरमेंसी उसके बाद लगाइए। बेटर तरीके से लेने के लिए कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए, कटिंग के बजाय लेयरिंग करो। जैसे ये आपकी क्रीपर है, ये ग्राउंड में लगी हुई, आप इस क्रीपर को दबा दो मिट्टी में तो वो और वहाँ फिर पे उसके बाद आप कट करो, वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा। इसको आप लटकती है जगह, कहीं भी आप गमला रख दो, आपकी बालकोनी में जा रही है, कहीं और जा रही है, वहां गमला फिक्स कर दो और गमले में दबा दो, 3 4 5 ब्रांच दबा दो और हर ब्रांच को रूट के बाद अलग करके अलग लगा दो। तो वो ज्यादा एडवांस तरीका होगा उसको करने का। डर है हाँ, फिर उसके बाद मर जाता है। लगा देते हैं, मतलब 1 साल उसके बाद दोबारा लगा देते हैं। मैंने भी आपसे क्या बोला कि आपको एक्टिविटाइज कर। पहली बात तो एवोकाडो सीड से आप लगाओगे उसकी लाइफ होती ही नहीं है। हाँ एवोकाडो कहीं भी सीड से नहीं लगता। कोई भी यदि सीड है तो वो जर्मिनेट होगा ही होगा, सिर्फ यूट्यूब पे लगता है। वो सब यूट्यूब पे लगता है। देखिए प्लांट जो है ना, सीड कोई भी हो, सीड की नेचर है, उसमें एम्ब्रियो होगा, वो ग्रो करेगा, हाँ। लेकिन वो फर्दर डेवलप होगा या नहीं होगा। तो एवोकाडो जब भी लगता है वो हमेशा वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती है। एवोकाडो की कटिंग सी लगती है और एवोकाडो की कटिंग सिर्फ ट्रॉपिकल जोन में लगती है। जितना मर्जी कर लो आप, यूट्यूब वाले आपको दिल्ली वाला कोई यूट्यूबर दिखा देगा जी मैंने डाला और अगले साल देखो मेरा एवोकाडो एप्पल लग रहा है, मेरे घर में लग रहा है। मेरी बात सुनो, एप्पल लग रहा है, मेरे घर में लग रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, मेरे अपने घर में आ रहे हैं। और इस साल हमने एप्पल्स के अलावा हमने 4 वैरायटी नाशपाती भी लगाई है। मैंने वीडियो डाला, इन्होंने अपने हाथ से लगाया। देखी थी और लास्ट ईयर मैंने एप्पल लगाया, एप्पल खाए हम लोगों ने। अब वो क्या है एप्पल, अब एप्पल शिमला गए वहां से एप्पल लेके आए, वो नहीं लगेगा। हाँ। जो यहाँ की एप्पल है वो HN99 वैरायटी है, वो एडवर्टाइज की गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड की गई है प्लेन्स के लिए। गमले में लगाओगे कोई भी फ्रूट ट्री बहुत अच्छा नहीं चलेगा, और एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कॉमन मैन नहीं हो सकता ना, तो मैं उसी बात के लिए आपको बता रहा। और जैसे गुलदाउदी के लिए मेरी तो मई जून तक लास्ट ईयर भी थी और रहेंगी। तो इसलिए स्किल्स अलग हैं। स्किल्स में तो हालत ये होती है कि लास्ट टाइम किसी के चैलेंज के ऊपर कि साहब धनिया गर्मी में हो ही नहीं सकता और सर्दी में पुदीना नहीं हो सकता, किसी ने चैलेंज किया था। वो लास्ट ईयर मैंने पूरा वीडियो डाला था, मई जून में मैंने धनिया खिलाया फार्म से और दिसंबर में मैंने पुदीना खिलाया। मैं क्या आप देख लो, तो इम्पॉसिबल कोई वर्ड है ही नहीं। इम्पॉसिबल में से आई एम को कर दो, आई एम पॉसिबल हो जाता है। आप एक्सपर्ट बनो तो सब कुछ कर सकते हो आप। और शायद याद होगा ट्रे में हमने ब्रिंजिल्स उगाए थे, जो हमारी बॉटम ट्रे आती है ना, प्लेट, आधा इंच में मिट्टी नहीं थी उसमें, आधा इंच मिट्टी, और उसमें मैंने ब्रिंजिल उगा के बैंगन खिलाए हैं और फोटो डाली। आप स्किल्स डेवलप करो। जब आप स्किल्स डेवलप करोगे देन यू विल बी ए स्किल पर्सन, एंड प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। तो आपने कहाँ गलती की उसको समझो, R&D करो, तो फिर आप धीरे धीरे करके हो जाओगे। हम आपको गाइड कर सकते हैं, स्किल नहीं दे सकते। गलती कहाँ कर रहे हो वहां हम बता सकते हैं कि आप गलती करो। वो मैंने बहुत कुछ आपको बताया कि आप गलत कहाँ हो और क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। गार्डनिंग बहुत इजी है। गलत टाइम पे कटिंग, गलत टाइम पे कटिंग करना, गलत टाइम पे सीड लगाना, और सीड को सही तरीके से नहीं लगाना। पान को रखना कहाँ है? अच्छा, हाँ। वो मेरा नहीं था। अच्छा, अब मैं वही ना, अब देखिए कोई भी पोथोज जिनको हम लोग पानी में रखते हैं, आप इनिशियली पहले 3 दिन उसको टोटल डार्क में रखिए। पहले 3 दिन टोटल डार्क में रखिए। आपने पान के पत्ते लिया, मनी प्लांट के पत्ते लिए, आपने पानी में डिप किया, कप में रखा या बाउल में रखा, 3 दिन तक कंप्लीट डार्क में रखिए आप। 3 दिन तक जब डार्क में होता है तो क्या है कि सिंपल सी बात है, जब लाइट होगी वो अपने एक्टिविटीज बढ़ा देगा, फोटोसिंथेसिस करना शुरू करेगा। तो फोटोसिंथेसिस करेगा मीन्स वो अपना रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिव हो गया। जब अपने डार्क में करते हैं मीन्स वो स्लीपिंग मोड में चला गया। तो 3 दिन तक स्लीपिंग मोड में है, मतलब उसके रिसोर्सेज काम नहीं आ रहे, लेकिन रूट जोन उसका एक्टिव हो जाएगा। 3 दिन तक आपने वो रखा डार्क में, उसके बाद आपने डायरेक्ट लाइट में नहीं लाना, सेमी शेड में बाहर निकालो
ग्रेजुअली बाहर निकालो, आप देखेंगे कि हफ्ते में आपको नुकसान जाएगा। क्या है कि अब आप डायरेक्ट ट्रांसफर करोगे तो प्लांट मर जाएगा। कोई भी प्लांट जो आप वाटर से रूट्स जनरेट करते हो उसको इमीडिएटली कभी भी आप सॉइल में मत डालो। कभी भी सॉइल में गमले में आप डालोगे तो उसमें 50% प्लांट तो सेम डे ही मर जाएंगे। आपने क्या करना है, रूट जोन डेवलप होने के बाद पानी से आप निकालो और उसको किसी भी पेपर पे रख दो 6-7-8 घंटे के लिए। उसकी रूट्स को ड्राई होने दो। आप पौधा मरता कब है, आपने पानी से निकाला, वो जड़ें कितनी है, टोटल पानी है, उसमें मैक्सिमम 80% मॉइस्चर है। अब मॉइस्चर है मतलब वो इतना पतला है कि जड़ में जाएगा, उसको हिलेगा, ट्रांसफर होगा, टूट जाएगा। और जब आपने उसको ड्राई कर दिया, ड्राई करने के मतलब उसका एक्सेस मॉइस्चर सारा निकल गया, जो उसका जो फाइबर है वो इंटेक्ट हो गया, फिर आप उसको ग्राउंड में डालो, प्लांट नहीं मरेगा। ये गलती आप करते हैं। जहाँ पे नमी ज्यादा रहती है लेकिन गर्मी रहती है, पान सिर्फ आपका सर्दी में खत्म होगा, गर्मी में कभी खत्म नहीं होगा, बारिश में कभी खत्म नहीं होगा। पत्ते छोटे हो गए, पत्ते तो यहाँ छोटे होंगे, पत्ते तो यहाँ छोटे होंगे, तो पोटेशियम डालने पड़ेगा। चाहे जितना मर्जी डाल दो, आप उसको क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं दे सकते, पत्ते यहाँ साइज छोटी रहेगी। क्या है कि सर्दी आते ही जैसे ही टेम्परेचर आपका 25 डिग्री आ जाए दिन का, वो अलार्म है पान के लिए। उस समय पान को सर्दी नहीं लगनी चाहिए। अंदर आप यदि ग्राउंड में लगा रखा, अंदर कहाँ से लेके जाओगे आप? गमले में तो पहली चीज आप अंदर ले जाओगे तो भी मर जाएगा, क्योंकि अंदर उसको लाइट नहीं मिलेगी। हाँ। पहली चीज यदि ग्राउंड में है या गमले में, उसको आप मल्च कर दो पूरा मिट्टी को। दूसरा, आप उसकी डायरेक्शन देखो कि जहां लगा हुआ है वहां पे जो ठंडी हवाएं आती है, जो शीत लहर आती है, वहां पे कोई बैरी, उसके आसपास में पौधे रख दो बहुत सारे, तो प्लांट्स के अंदर उसके आसपास में प्लांट्स रख दो, पाम रख दो, कोई भी प्लांट, सो दैट डायरेक्ट वेव्स उसको ना मिले। कनेक्ट नहीं कर पाए। और रात को यदि पाला पड़ने का डर है तो ऊपर से कोई भी चीज डाल दो। पाला पड़ने से प्लांट मरेगा, फ्रोस्टिंग में पान मरेगा, गर्मी में पान नहीं मरेगा। गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो मैक्सिमम क्या, उसके पत्ते झुलस जल जाएंगे, जाएंगे। उसकी शक्कर नहीं मरेगी। लेकिन सर्दी में शक्कर भी डेड हो जाएगी, वो 25 डिग्री से नीचे को टॉलरेट नहीं करता। यही है बेसिकली। मैं वाइंड अप करता हूँ, फिर हम लोग सवाल जवाब दे सकते हैं। थंब रूल ये है कि कोई भी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझो, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझो और उसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज को आप समझो कि प्लांट क्या है, फिर आप अपना अप्लाई करो। और वो अप्लाई क्या करना है वो मैंने बेसिक्स इसीलिए बताया था। आप यदि खाली ये देखो कि बोगनविले ऐसे करते हैं, नहीं समझ में आएगा। आपको ये समझना है कि बोगनविले को हम क्यों करते हैं ऐसा। तो जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया कि वुड में लगेगा या शेप का प्लांट है, डिसीडस है, एवरग्रीन है, बस ये प्रिंसिपल्स आपने ध्यान रख लिए तो फिर आप गलती नहीं करोगे। नहीं।